स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये एक्सप्रेशन तो आप लोगों को याद ही होगा। लिटिल मास्टर सनी गावस्कर ने ऋषभ पंत के गैर जिम्मेदाराना शॉट पर कहा था। लेकिन हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बनकर के आए थे, पेरिस एग्रीमेंट से खुद को बाहर कर लिया था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुद को बाहर कर लिया था, और इस बार जब से आए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ का गीत गा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल टैरिफ फाइनली उनके द्वारा इंपोज किया गया है भारत सहित दुनिया के 60 देशों के ऊपर। तो एक बार पहले ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, क्या माहौल बनाया इसके लिए। तो वो कहते हैं कि 2 अप्रैल जिस दिन उन्होंने इसकी घोषणा की है वो अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है ना। और क्यों लिबरेशन डे है? इसलिए क्योंकि जो अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने दशकों तक अमेरिका को लूटा है, पिलेज किया है, रेप किया गया है बाय इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। दिस इज हिज लैंग्वेज। और इसीलिए इस घोषणा को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। सो अमेरिका जैसा बड़ा देश और उसके राष्ट्रपति ये अजब तरह का शगुफा इस बार लेकर के हमारे सामने आए हैं। दुनिया इससे झेलेगी और हम ये भी कह सकते हैं कि इट हैज अनलिस्टेड अ स्नेक ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। और ये इंटरनेशनल ट्रेड का गला किस प्रकार से घोटेगी ये देखना होगा। अभी भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है इसको अगर देखा जाए तो भारत के लिए 27% का 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ रहेगा। राइट। बेसिकली ये जो टैरिफ इन्होंने लगाया है ये 2 स्तर पर लगाया गया है। एक तो बेसिक टैरिफ 10% लगेगा, जो इनके पहले जो बाइडेन के समय में 2.5% का था, ये 2.5% का रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा करके इनके द्वारा जो है ना, पहले ये 2.5% का था, इसको इंक्रीज करके इन्होंने 10% का लगाया हुआ है। ये सभी के ऊपर लगेगा फॉर ऑल ट्रेड पार्टनर्स, है ना, ऑल ट्रेड पार्टनर सबके ऊपर ये 10% का लगेगा ही। उसके साथ साथ रेसिप्रोकल टैरिफ उन देशों के साथ लगाया गया है जहां अमेरिका ज्यादा इंपोर्ट करता है, यानी कि जहां अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है उन देशों के साथ जो है ये, वैसे 60 देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिसके ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। राइट। सो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जहां पर, है ना, 10% का बेस तो लगेगा ही, उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ उन देशों के साथ है जिसके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। भारत के ऊपर 27% का लगा है क्योंकि अमेरिका का यह कहना है कि एज एन एवरेज भारत से जो हमारे यहां सामान आता है उस पर 52% के आसपास टैरिफ उन लोगों को देना पड़ता है। इंडिया इस बात से भी संतुष्ट है या खुश है क्योंकि इंडिया को लगता है कि इसके दूसरे जो ट्रेडिंग, मतलब अन्य जो देश हैं जो अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स हैं, लाइक चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, यहां पर इंडिया से ज्यादा टैरिफ इंपोज किया गया है। सो भारत के द्वारा अमेरिका में जो एक्सपोर्ट किया जाएगा उसको बेनिफिट रहेगा कंपेयरिंग दीज नेशंस। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारत के, है ना, कौन से सेक्टर्स जो है वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे और कौन से सेक्टर्स को इससे छूट मिली है, राहत मिली है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी इसलिए क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट का 30% जेम्स एंड ज्वेलरी जो हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जेम्स एंड ज्वेलरी पर इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, है ना, जहां पहले से ही 25% का ड्यूटी इन्होंने लगा रखा था, उसके साथ साथ स्टील एंड एल्यूमिनियम, इसके ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा हुआ था। यह सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है और आगे भी प्रभावित होगा। रीजन यह है कि इंडिया के द्वारा जो आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट किया जाता है ना, 6ठे नंबर पर अमेरिका आता है। और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो अमेरिका भारत के एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर है। राइट। उसके साथ साथ कुछ और सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल और स्मार्टफोन्स, है ना, फोटोवोल्टेइक सेल्स, सोलर पैनल में जो यूज होता है, तो ये सेक्टर भी प्रभावित होंगे। लेकिन यहां पर इंडिया का ये कहना है या फिर इस तरीके का एक अवधारणा चल रहा है, पॉसिबिलिटी चल रही है कि भारत पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जहां तक टेक्सटाइल सेक्टर का सवाल है ना, तो
जो अन्य देश हैं जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंपैरेटिवली इंडिया, उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ इंपोज किया गया है, तो जिसका बेनिफिट भारत को मिल सकता है। उसी तरीके से स्मार्टफोन्स और जो सोलर मॉड्यूल्स जो हैं, है ना, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, अभी इसके केस में वियतनाम जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। सो वियतनाम और चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा है, तो इसका बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है। हमारा एक्सपोर्ट यूएसए में कॉम्पिटिटिव रहेगा, राइट। उसके अलावा इंडिया के फार्मा सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है ना। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, कॉपर जो है, इसको एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। इसके ऊपर, है ना, जो आपका रेसिप्रोकल टैरिफ है ये इंपोज नहीं किया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, कुछ और बातें भी देख लेते हैं कि अमेरिकी सरकार ने भारत के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है ना, उसके लिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या उनका एनालिसिस रहा है। तो उनका यह कहना है कि इंडिया के द्वारा सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, टैक्स लगा, मतलब सब्सिडीज दी जाती हैं और टैरिफ लगाया जाता है WTO बाउंड प्रोडक्ट्स पर, है ना। एक खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के इनका कहना है कि, है ना, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है और एवरेज 113.1% का एवरेज जो है, 113.1% का एवरेज, और ये अधिकतम कितना जाता है, एज हाई एज 300% तक जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, 300% तक इंडिया इस पर टैरिफ लगाता है। और उसके साथ साथ ये भी कहना है इनका कि भारत जो है लार्ज रेंज में सब्सिडी देता है, अपने फार्मर्स को सपोर्ट करता है। किस रूप में? वो क्रेडिट सब्सिडीज देता है, जैसे कि पीएम किसान योजना जो है, जिसके अंदर 6,000 रुपए दिए जाते हैं, है ना। कर्ज की माफी करता है, फसल इंश्योरेंस देता है, इनपुट सब्सिडीज देता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, भारतीय जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता और कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। तो फिर इंडिया इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगाता है इसके यहां जो सामान आता है? तो इस संदर्भ में चूंकि एक तरफा बात कही जा रही है, तो हम लोगों को थोड़ा फैक्ट भी जानना होगा। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंपेयर करें तो 2023 में अमेरिका ने अपने यहां किसानों को लगभग 32 बिलियन 32.2 बिलियन यूएस डॉलर का, है ना, असिस्टेंट या हेल्प किया था। तो ये हम कह सकते हैं कैश असिस्टेंट किया था, कैश असिस्टेंस बाय यूएसए। और भारत ने कितना किया था? अगर भारत की बात करें तो भारत के द्वारा लगभग 58.5 या 57% आप कह सकते हो यहां पर 57.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये इंडिया के द्वारा दिया गया था सब्सिडी के रूप में, कैश इंश्योरेंस के रूप में, है ना, क्या कहते हैं, कैश सब्सिडीज के रूप में, ये भारत के द्वारा किया गया था। तो आपको दिख रहा होगा कि भारत ने ज्यादा किया है। लेकिन अगर एक कदम और आगे आकर देखें तो ये जो 32.2 बिलियन डॉलर हेल्प दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ये महज 1.8 मिलियन, ये कितने किसानों को दिया गया है? ये महज 1.8 मिलियन फार्मर्स फैमिली को दिया गया है। जो फार्म फैमिलीज हैं, है ना, कितनी फार्म फैमिलीज? 1.8 मिलियन। और अगर आप भारत के संदर्भ में बात करें, सो इंडिया के द्वारा ये जो दिया गया है, दिस इज अराउंड 98 मिलियन परिवारों को, 98 मिलियन फार्मर फैमिलीज को ये असिस्टेंट दिया गया है। तो आप खुद ही देख लो कि प्रति किसान या प्रति किसान परिवार ये सहायता कितनी जाती है। आप मात्र 2 मिलियन किसानों को दे रहे हैं 32 बिलियन डॉलर, और भारत लगभग 100 मिलियन किसानों को दे रहा है मात्र 57.5 मिलियन डॉलर का असिस्टेंस, है ना। ओनली पीएम किसान सम्मान निधि जो है, जिसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं साल में 3 बार 2,000 रुपए करके, उसमें 111 मिलियन लाभान्वित किसान जो है जुड़े हुए हैं। तो प्रति किसान, प्रति व्यक्ति देखा जाए तो भारत का असिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, है ना। कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं तो आपको बात समझ में आएगी कि ये सब जो है सिर्फ शगुफा है, बहानेबाजी है और कुछ नहीं है।
अच्छा खैर, इन्होंने कहा कि इंडिया ने जैसे हेडफोन्स हो गए, लाउड स्पीकर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सोलर लैंटर्न, इन्वर्टर्स वगैरह जो चीजें हैं, ये 2014 से लेकर के अभी तक लगातार इसको बढ़ाते जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि भारत को जब टैक्स या टैरिफ इंपोज करना होता है तो बजट में घोषणा कर देते हैं, उसके बाद एडहॉक तरीके से नोटिफिकेशन निकाल करके अपने गजट में गैजेट में अनाउंस करते हैं। उस पे न तो डिस्कस करने का मौका मिलता है, ना ही कोई कमेंट करने का मौका मिलता है ना। तो ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, इस प्रकार से जैसे कि भारत की अपोजिशन पार्टी आरोप लगाती है ना। इनका यह भी कहना है कि भारत का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट है ना, यह भी इनएडिक्वेट है, राइट। उसके साथ साथ एफडीआई जो रिटेल इंडस्ट्री में दिया जाता है, अब इनकी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये क्या कहते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री में जो एफडीआई है उस पर बहुत तरीके का रेस्ट्रिक्शन है। यही नहीं, ये आगे भी कहते हैं कि अगर बैंकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए भारत में, तो भारत में प्राइवेट सेक्टर है, फॉरेन बैंक्स को भी आने दिया जाता है यहां पर, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट जो है वो सरकारी बैंकों के द्वारा कैप्चर है। लगभग 67% ब्रांचेस जो हैं वो सरकारी बैंकों की हैं, और 60% से ज्यादा मार्केट कवर जो है वो सरकारी बैंकों का है। और उनको चिंता ज्यादा विदेशी बैंकों की है। विदेशी बैंकों का शेयर कितना है? सही बात है, विदेशी बैंकों का शेयर है हमारे यहां लेस देन 0.6%। सो 0.6% से कम है यहां पर टोटल ब्रांचेस को लेकर के। जाहिर सी बात है कि हमने अपने यहां कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं रखी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उसके लिए अभी तैयार नहीं है ना। सो कंपेयरिंग यूएसए, इंडिया की इकोनॉमी उस हद तक तैयार नहीं है, या फिर जो वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके बैंक्स टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स में सामने आते हैं। भारत अगर इस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को खोल देगा तो ग्लोबल टर्मोइल का सीधा सीधा असर भारत के बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा और इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इंडिया जो है वो धीरे धीरे इस कदम की ओर आगे बढ़ा, और हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये वही है कि चीजों को अलग तरीके से दबाव बनाने की बात जो कहते हैं, है ना। ये कहते हैं कि अनलेवल फील्ड है इंश्योरेंस सेक्टर में, यहां पर भी उनको दिक्कत है। उसके साथ साथ कहते हैं कि भारत जो है वो इंटरनेट शटडाउन जो है रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा किया, और वो कौन सा? लोकलाइज्ड इंटरनेट शटडाउन, जिससे उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अभी राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन होने से अमेरिका के व्यापार को क्या फर्क पड़ता है, और कैसे उनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन के इंटरनेट शटडाउन से बहुत गहरा उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, ये हमारी समझ से परे है। और उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कंटिन्यूज टू अफेक्ट न्यू एंड प्रपोज्ड लॉज एंड रेगुलेशंस ईटीसी। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत की अपोजिशन पार्टी जो है वो खड़ा होकर के ये सारे पॉइंट्स निकाल करके लेकर के आई है। तो भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कुछ इस तरीके की चीजें सामने रखी गई हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ये जितना भारत या दुनिया के अन्य देशों को प्रभावित करेगा, उससे ज्यादा डर यह है कि ये अमेरिका को ज्यादा प्रभावित करेगा। और अगर अमेरिका इससे ज्यादा प्रभावित होता है तो इसका असर, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। जिस तरीके की घटना अभी घटी है ना, इसी तरीके की घटना 1929-30 के महामंदी के दौर में भी घटी थी। सो कॉल्ड स्मोट हॉली एक्ट उस समय पास किया गया था, और उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तभी भी यह कहा गया था कि अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और हाई अमाउंट में टैरिफ लगाया गया था। परिणाम क्या हुआ निकल करके? परिणाम निकल करके आया था 1930s का ग्रेट डिप्रेशन, जो लगभग 8 से 10 साल तक चला और बड़े ही विस्तृत तौर पर था। अमेरिका से शुरू हुआ ये ग्रेट डिप्रेशन, पूरे यूरोप को अपने चंगुल में ले लिया। तो अगर आप उस चीज से अभी भी नहीं सीख रहे हैं तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी आप ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का एक नया, है ना, ट्रेड वॉर शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका के द्वारा ये करने जा रहा है, राइट। 1944 में जब आईएमएफ का स्थापना हुआ था तो उसके पीछे भी, है ना, यह बात कही गई थी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड होगा। उस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही थी।
अमेरिका के चलते ही आईएमओ जो है वो शेप में नहीं आया। तो दुनिया के दूसरे देशों ने मिलकर के गैट की शुरुआत की। बाद में यही गैट डब्ल्यूटीओ बनता है 1995 में। डब्ल्यूटीओ में भी अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो अमेरिका को दिक्कत है, राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका फिर से कुछ ऐसा कर रहा है जो कि काफी अनप्रेसिडेंटेड है और ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देगा, अनसर्टेनिटी को बढ़ावा देगा। लेकिन वो सारी चीजें तो अपनी जगह है। एक बार पहले ये देख लेते हैं कि इसका असर अमेरिकन पे क्या पड़ेगा। इसका शॉर्ट टर्म असर जो अमेरिकन पे पड़ेगा वो ये कि सबसे पहले उनके यहां इन्फ्लेशन दौड़ेगा, क्योंकि सारा सामान आप खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर आपने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया जो कि एज हाई एज, है ना, 50% तक आपने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया हुआ है, इसका मतलब कि वो सारे सामान आपके यहां जब बिकेंगे तो उतने महंगाई के साथ बिकेंगे, राइट। तो सबसे पहले परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेशन निकल करके आएगा यूएस मार्केट में, राइट। सो यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन, यूएस मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट, और ये चीज लोग समझ रहे हैं, जिसका परिणाम क्या निकल करके आया, डाउ जोन्स, नैस्डैक, है ना, कल का शेयर बाजार इनका गिरा है। जहां तक भारत के शेयर बाजार की बात करें तो भारत कहता है कि हम फिर भी सेफ हैं, हमारा शेयर बाजार लड़खड़ाया था लेकिन उसके बाद फिर से संभल गया, बट द यूएस स्टेट मार्केट हैड फॉलन। तो ये यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, राइट। महंगाई कम तभी होगी जब अगर भारत के ऊपर 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ आपने लगाया है, तो डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी अगर 27% से और गिरती है, यानी कि अगर अभी 87-88 रुपए के आसपास है, उस समय 108 से 110 रुपए का $1 मिलने लगे, तब कहीं जाकर के आपके यहां के लोगों को सामान सस्ता मिल सकता है। अदरवाइज इन्फ्लेशन इज एट हैंड, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके बाद बढ़ेगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे की ओर जाएगा, अमेरिका का यूएस ग्रोथ नीचे की ओर जाएगा, और जब अमेरिकन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा तो इसका असर जो है वो, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दुनिया के दूसरे देशों को यह सोचना पड़ेगा कि अमेरिका का विकल्प तलाशें या अभी इंतजार करें। बहुत दिनों से यूएस इकोनॉमी डॉलर का विकल्प ऑप्शन तैयार करने की बात सोची जा रही है। इसी में 1969 में आईएमएफ ने एसडीआर लेकर के आया, राइट। तो अभी भारत को और दुनिया के अन्य देशों को मिलकर के इसका ऑप्शन सोचना पड़ेगा, राइट। तो अभी ये देखना है कि इज इट अ ब्लफ और इज इट गोइंग टू होल्ड ग्राउंड, है ना, दैट इज रिमेन टू बी सीन। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए अभी भी तैयार हैं। 5 अप्रैल से 10% का बेसिक ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी सभी देशों पर लगेगा, बाकी रेसिप्रोकल ड्यूटी के लिए 9 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। वियतनाम ने कहा है कि हम अपना टैरिफ घटाएंगे, है ना। सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है कंबोडिया के ऊपर, राइट। वो भी तैयार है कि हम बात करने के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। सो देखना यह है कि दुनिया के सारे देश कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसमें अगर अल्टरनेटिवली किसी को फायदा हो सकता है तो वो है यूरोप, क्योंकि अमेरिका के बाद यूरोप जो है वही ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत के केस में भी बात करें तो हम भी यूरोप के साथ बहुत बढ़िया ट्रेड रिलेशनशिप रखे हुए हैं, और इसीलिए ब्रिटेन के साथ, दूसरे यूरोपियन देशों के साथ हम लोग अपना, खास करके यूरोपियन यूनियन के साथ जो है हम लोग अपना ट्रेड रिलेशनशिप मजबूत करना चाहते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि वी हैव स्टार्टेड टू लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव ऑफ अमेरिकन ट्रेड मार्केट, और इस पे जितनी ही गहराई से काम होगी देश दुनिया के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनके इस बार आने के बाद ये नया शगुफा छोड़ा गया है। ये देखना है कि कितना कारगर साबित होने वाला है और दुनिया इसको किस प्रकार से ट्रीट करती है। थैंक यू वेरी मच।